जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज हम करेंगे हिंदी की प्रैक्टिस। दोस्तों इसमें हमने रखे हैं आपके 50 क्वेश्चन। अगर 50 में आप 45 प्लस का स्कोर करेंगे तो आपकी हिंदी बेस्ट है दोस्तों। और यहाँ से आपका अनुमान लग जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। तो पढ़ेंगे दोस्तों, अपने प्रश्नों की ओर बढ़ें। पहला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है? पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? पहला ऑप्शन है उचित वक्त, फिर दूसरा है कवि वचन सुधा, सरस्वती या बनारस अखबार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती। इसका सरस्वती का दोस्तों कब किया था? 1903 में किया था। कब किया था? 1903 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अगर प्रयोगवाद के प्रवर्तक की बात करें तो बताइए कौन है? मुक्तिबोध है, या निराला है, या महादेवी वर्मा है, या अज्ञे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक दोस्तों याद रखना है अज्ञे जी है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं, बताइए। जायसी, मुल्ला दाऊद, या मुल्ला वजही, या नूर मोहम्मद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 मुल्ला दाऊद। इसका राइट आंसर पहले प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? बताइए। कन्नड़ भाषा के लिए, या मराठी के लिए, या हिंदी के लिए, या मलयालम के लिए? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। और इसके जो लेखक है उनका क्या नाम था? जी शंकर कुरूप। क्या था? जी शंकर कुरूप। क्या था? जी शंकर कुरूप। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, तालब्य, महाप्राण, घोषवर्ण का उदाहरण बताइए। तालब्य, महाप्राण और घोषवर्ण का उदाहरण। घा है, इया है, या जहाज से झंडा वाला है, या आपका छा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पांचवें का आंसर बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका ये जो घा है ये आपका क्या होगा? ये तो आपका कंठ होगा। बाकी ये आपको ये तीनों तालब है, लेकिन इसमें और भी दिया गया है महाप्राण और घोष। महाप्राण कौन से होते हैं वर्ण वर्ग के? तो आपके महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा होता है। और घोष वर्ण की बात करें तो कौन सा होता है? पहला और दूसरा। यानी कि इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? दूसरा। अब दूसरा वर्ग की बात करें तो ये जो आपका झा झंडा है ये आपका आता है दूसरा। यानी कि तालव्य भी है, महाप्राण भी है, और घोषवर्ण भी है। दोस्तों इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? दोस्तों ऊष्म व्यंजन बताना है, तो उसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा? आपका ये जो षटकोण वाला सा है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। टा की बात करें तो ये आपका मूर्धन हो जाएगा। पा की बात करें तो ये ओष्ठ हो जाएगा। और या की बात करें तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रश्न 7 नंबर, मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताइए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 में का मूर्धन्य, तो मूर्धन आपका हो जाएगा। और अल्पप्राण, अल्पप्राण और घोष व्यंजन दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डानम। ऑप्शन दूसरा कौन सा हो जाएगा? डा। क्योंकि अगर हम देखो ये जो मूर्धन की बात करें तो आपका ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डा। प्लस आपका अल्पप्राण 1 3 5 होता है। 1 3 और 5। अगर घोष वर्ण की बात करें तो कौन सा होता है आपका? तीसरा और चौथा। कौन सा होता है? तीसरा और चौथा। इसमें जो आपका कॉमन होगा ये आपका कॉमन होगा 3। तो इसका ये कौन सा है? तीसरे नंबर पर आएगा टा, ठा और डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डा से डलिया वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या 30 होती है, क्या 15 होती है, क्या 31 होती है, क्या 29 होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ऑप्शन नंबर 31। सॉरी दोस्तों,
इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पप्राण वर्णों की संख्या होती है आपकी 31। अल्पप्राण एक तो आपका पहला वर्ग में 5 होते हैं, तीसरे वर्ग में 5 होते हैं और पाँचवें वर्ग में 5। तो ये 15 ये हो जाएंगे, प्लस आपके सभी स्वर यानी सभी स्वर 11। और आपके कौन से वर्ण होंगे दोस्तों? ऊष्म व्यंजन, सॉरी दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा प्लस आपका ये जो हा है, ये आपके 5 ये हो जाएंगे। तो आप इनको काउंट करेंगे तो आपका इनका आएगा इसका आंसर 31। फिर नेक्स्ट है, इनमें से अर्ध स्वर बताइए दोस्तों। इनमें से अर्ध स्वर कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा, या और वाह। दोस्तों या और वाह आपके क्या होते हैं? ये अर्ध स्वर होते हैं, ये ध्यान रखना है दोस्तों। या और वाह आपके क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। फिर नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर का वर्ण का उदाहरण बताइए। कंठोष्ठ दीर्घ वर्ण का उदाहरण है, दीर्घ स्वर का उदाहरण है, स्वर वर्ण का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ, क्या है दोस्तों? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है, बताइए। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। और फिर नेक्स्ट है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है बताइए। शिक्षक दोस्तों, ये एक शिक्षक पूरी जाति को दर्शा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, यानी कि शिक्षक जैसे और शिक्षक, तो ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 12 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है बताइए। मनुष्य, परिवार, मोहन और कृष्णा, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य क्या है? ये एक जातिवाचक संज्ञा है, चूंकि ये पूरी मनुष्य जात की बात कर रहा है। जबकि परिवार क्या है जाएगा? परिवार आपका समूहवाचक में आ जाएगा। मोहन नाम है और कृष्णा भी नाम है, तो ये दोनों आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, इनमें से क्या है? इनमें से किताब शब्द क्या है? तत्सम शब्द है या विदेशज है या देशज है या तद्भव है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जो किताब है ये आपकी क्या है? विदेशज शब्द, विदेशी शब्द है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, अनाज या सेना। तो दोस्तों राम आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अनाज आपकी द्रव्यवाचक, और सेना आपकी क्या हो जाएगी? सेना आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों क्या है? बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बचपन क्या है? बचपन को क्या हम प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? भाववाचक संज्ञा। जिसको हम महसूस कर सकें, जिसको हम देख ना सकें दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 16 नंबर, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। दोस्तों ये तीनों, ये प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये क्या है? सर्वनाम के भेद है। लेकिन ये जो गुणवाचक है, गुणवाचक है, ये क्या है? आपका विशेषण का भेद है। किसका है? विशेषण का भेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूछ रहे नहीं है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट है, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद है बताइए। वे आम के पेड़ हैं ये दोस्तों, जहाँ पर वे शब्द, यह और वह और ये शब्द आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है? निश्चयवाचक। फिर नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से सर्वनाम शब्द का कौन सा भेद है? कौन, रोग, नींद, सफाई, बताइए। निम्न में कौन सा सर्वनाम शब्द का भेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन शब्द। ये क्या है? कौन शब्द क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। किसका है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। कौन और कुछ, ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। फिर 19 नंबर प्रश्न है हमारा, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बताइए। अगर सर्वनाम के कुल भेद की बात करें तो दोस्तों ये 6 होते हैं। अगर पूछे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या पूछे तो 11 होती है। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, अगर शब्दों की कुल संख्या पूछे, क्या शब्दों की कुल संख्या अगर पूछे
तो ये आपके 11 होते हैं शब्दों की कुल संख्या। और अगर भेद पूछे दोस्तों तो ये होते हैं आपके 6। फिर नेक्स्ट दिया गया है देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों। देखो यानी कि निश्चित नहीं है तो अनिश्चय हो जाएगा। देखो बाहर कोई आया दोस्तों, कोई और कुछ ये क्या होते हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है बताइए। निश्चयवाचक हमने क्या कहा था, यह वह, इसके अलावा ये भी अगर आ जाए, ये और वे शब्द आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे निश्चयवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है आप भला तो जग भला, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताइए। दोस्तों आप तुम अगर मिल जाए, आप तुम तो ये आपका अपने आप की बात कर रहे हैं, यानी स्वयं की। जहाँ पर स्वयं की बात हो तो वहाँ पर आपका हो जाएगा निजवाचक। दोस्तों क्या कह रहा है, आप भले तो जग भला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें, सभा में 50 लोग थे, इस वाक्य में विशेषण है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, या समुदायवाचक, या परिमाणवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्या। दोस्तों क्या कह रहा है, सभा में 50 लोग थे, यानी कि निश्चित नहीं 50। अगर सिर्फ 50 दिया होता, 50 लोग थे तो ये निश्चित होता, लेकिन पूछ रहा कह रहा है 50 लोग, यानी कि जिसकी संख्या हमें मालूम नहीं, कि निश्चित रूप से नहीं मालूम है कितने 50 हैं कि 50 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साल भर। दोस्तों समय की बात कर रहा है, कब अनुपस्थित रहा, साल भर अनुपस्थित रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालवाचक। कौन सा हो जाएगा, कालवाचक। कह रहा है वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक, क्योंकि ये समय की बात कर रहा है। जहाँ पर समय की बात हो वहाँ कालवाचक, जहाँ पर स्थान की बात हो तो वहाँ स्थानवाचक, जहाँ पर क्रिया के होने का प्रकार बताए तो वहाँ आपका हो जाएगा रीतिवाचक, और अगर परिमाण कितना बताए तो वो आपका आ जाएगा परिमाणवाचक में। फिर नेक्स्ट है आप यहीं आइए अन्यत्र ना जाइए, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। दोस्तों अन्यत्र ना जाइए, यानी कि ये क्या बात कर रहा है, आपका स्थान की बात। आप यहीं आइए, कहाँ आइए, यहीं आए। तो दोस्तों स्थानवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर हम दोस्तों रीतिवाचक की बात करें तो ये क्रिया के होने का प्रकार बताता है, और इसका आंसर निकलेगा कैसे। और अगर हम स्थान की बात करें तो यहाँ इसका उत्तर निकलेगा कहाँ से। और कालवाचक दोस्तों समय की बात करें तो इसका उत्तर निकलेगा कब से। और परिमाणवाचक की बात करें तो इसका उत्तर निकलेगा कितना से। जैसे वह थोड़ा दूध पीती है, कितना दूध पीती है, थोड़ा। कालवाचक की वह कल वहाँ जाएगा, कब कहाँ जाएगा, कल जाएगा। स्थानवाचक की कल वह वहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर स्थान की बात हो जाएगी। फिर नेक्स्ट दिया गया है वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। दोस्तों क्या वह अचानक बोल पड़ा, कैसे बोल पड़ा, अचानक बोल पड़ा। जहाँ पर क्रिया के होने का प्रकार बताए तो वहाँ पर आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट दिया गया है गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए प्रतिदिन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, या दिन रात काम करते हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। दोस्तों दिन रात यानी समय की बात कर रहा, और जहाँ पर समय की बात हो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर दिन रात कब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट दिया गया है भिखारी को देख पढ़ देत बार बार में कौन सा अलंकार है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष। जहाँ श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपका हुआ, जहाँ पर शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ दो हों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर ये जो पट है, पट का मतलब क्या होता है? पट का मतलब वस्त्र भी होता है और पट का मतलब किवाड़ भी होता है। क्या होता है? किवाड़, जिसको आप दरवाजा कहते हैं। तो यहाँ पर पट के दो अर्थ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है रेखांकित शब्द में अव्यय पहचानिए। सब ने उससे उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो ये जो रेखांकित शब्द है ये क्या है? इसमें पूछ रहा है कौन सा अव्यय? विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक। जहाँ पर लेकिन और शब्द आ जाए तो ये आपके क्या हो जाएंगे? दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो वह आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि दोनों वाक्य अपने अपने अलग अर्थ रख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट है, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताइए। विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या मात्रिक छंद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद। क्या हो जाएगा? सममात्रिक छंद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना, खुशी होना, प्यास लगना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुभवी होना। क्या होना? अनुभवी होना। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करुण रस। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? बताइए कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? पद्मश्री, पद्मश्री श्रीमती श्यामा गौरी, वह कितना मजा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। तो दोस्तों ये जो आपका ये होता है, ये क्या होता है? ये उद्धरण का चिन्ह होता है, किसी चीज को हाईलाइट करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें उद्धरण चिन्ह है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, शरीर का सही पर्यायवाची है? बताइए। तो शरीर का सही पर्यायवाची महिला क्या? गलत है, पद्मा होगा नहीं। विट्टप क्या है? वृक्ष का है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कलेवर। फिर नेक्स्ट दिया गया है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दांश। क्या हो जाएगा? शब्दांश। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। बताइए। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शेरनी, परिचय, दयामय या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिचय। क्या हो जाएगा? परिचय। फिर नेक्स्ट है, मच्छी मच्छी शब्द का सही तद्भव रूप है। बताइए। मच्छी शब्द का सही तत्सम रूप बताइए। मच्छिका है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सही लिखा है। मच्छिका शब्द का सही तद्भव रूप बताइए। बताइए मोर होगा या भंवरा होगा या मेढक होगा या मक्खी होगा? बताइए। मच्छिका दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, सन्यासी शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। क्या गृहस्थ हो जाएगा, क्या बैरागी हो जाएगा, क्या शिष्य हो जाएगा, क्या सुलभ हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गृहस्थ। सन्यासी का शब्द का विपरीत बताना, यानी विलोम शब्द बताना है विपरीत। तो इसका क्या हो जाएगा? सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है, नारीच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। बताइए। नारी धन इच्छा, नर धन इच्छा, नारी धन इच्छा, नर धन इच्छा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी धन इच्छा। क्या हो जाएगा? नारी धन, क्योंकि नर को होएगा नहीं। नारी इच्छा, दोस्तों इच्छा नहीं होता, इच्छा शब्द सही होता है। ये भी इच्छा लिखा, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी धन इच्छा। इसमें क्या है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है?
दीर्घ संधि है। यानी कि दीर्घ संधि क्या होती है, छोटे छोटे मिलके बड़ा बनाते हैं, या छोटा बड़ा मिलके बड़ा बनाए, या बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा ही बनाए। फिर नेक्स्ट दिया गया है, राधा ने खेल खेला को भविष्य काल में बदलिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राधा ने खेल खेला को भविष्य काल में बदलिए। राधा खेल खेल चुकी है, क्या ये सही होगा। राधा खेल रही है, राधा खेल खेलेगी, राधा खेल खेल चुकी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राधा खेल खेलेगी, भविष्य काल में बदलना है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, तपस्वी शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वीन, तपस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तपस्विनी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। दोस्तों ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार है, या स्वर के प्रकार होते हैं, किसके, स्वर के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट दिया गया है हमारा, सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता किससे चलता है। तो दोस्तों सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता चलता है आपके क्रिया से। किससे चलता है, क्रिया से। दोस्तों जैसे श्याम खाता है, ये खाता है दोस्तों क्या है, क्रिया है दोस्तों। श्याम खाता है, यहीं पर अगर हम लिख दें श्याम, श्यामा खाना खाती है, यहाँ पर भी खाना कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्रिया से, या खाना क्या है, क्रिया, यहाँ पर खाता है और यहाँ पर खाती है। तो दोस्तों हमें क्रिया से पता चलता है, सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता चलता है किससे, क्रिया से, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी में कौन सा रस है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा, वियोग श्रृंगार, ऑप्शन नंबर 3। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी में कौन सा श्रृंगार हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। फिर नेक्स्ट दिया गया है, शांत रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस, ग्लानि, निर्वेद या रति। तो स्थायी भाव हो जाएगा आपका निर्वेद। दोस्तों शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, निर्वेद होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद क्या हो जाएगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है, क्या तोटक है, क्या छप्पय है, क्या कुंडलिया है, क्या गीत का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोहा और रोला से दोस्तों कौन सा बनता है, कुंडलिया बनता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है, बताइए। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में दोस्तों जहाँ पर भी योगक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर आप क्या 99% बनाइए क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, सॉरी दोस्तों रूपक अलंकार होगा। जहाँ पर योजक चिन्ह हो जाए, आ जाए, जैसे यहाँ पर उषा नागरी, यहाँ पर क्या है, ताराघट, तो ये क्या है, ये योजक चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा होगा, रूपक अलंकार। फिर नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। फल बच्चों को काट कर खिलाओ, बच्चों को काट कर फल खिलाओ, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चों को खिलाओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को फल काट कर खिलाओ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध विकल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है, निर्धन में कौन सी संधि है, बताइए। तो निर्धन में दोस्तों आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, क्या यड़ संधि हो जाएगी, क्या व्यंजन संधि, क्या विसर्ग संधि, क्या अयादि संधि। तो दोस्तों निर्धन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि। तो इसको अगर हम संधि में तोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, नी धन, नी प्लस धन, क्योंकि विसर्ग हटेगा तो रा चढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, निर्धन। क्या हो जाएगा, निर्धन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है, बताइए। क्या बहुब्री समाज है, क्या द्विगु समाज है, क्या द्विगु समाज है, या द्वंद्व समाज है, या आपका कर्मधारय समाज है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
देशांतर में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समाज। देशांतर में देश धन अंतर। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपके 50 में से कितने आपके सही हुए हैं, बताइए। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट बॉक्स में इसका आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने सही हुए या आप कितने कर सकते थे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।